तो मेरे नौनी हेलो, कैसे हैं आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 27 में वर्ग नंबर 18 के तत्वों की। आपको पता है ना पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, 13 से लेकर के 18 वर्ग के तत्व उपस्थित होते हैं। तो 18 वर्ग के तत्वों की आज हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को पता है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे बच्चों, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप सभी जानते हैं कैसा होता है। NS2 और NP में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। यानी कि बाह्यतम कोश जो है वो कैसा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, पूर्णतया भरा हुआ होता है। अब पहला ही एलिमेंट आपका कौन है, हीलियम, दूसरा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन और एक और है अब ऑग्निसीन, OG, है ना, OG। ये लास्ट एलिमेंट है बेटा, लास्ट एलिमेंट, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 118, ठीक है। और आप जानते हैं कि 118 नंबर का जो तत्व होता है बच्चों, उस 118 नंबर के मतलब 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके IUPAC नाम भी लिखे जाते हैं, है ना। तो एक की वजह से अन, एक की वजह से वापस अन, यू अन का यू हम लिखेंगे, और 8 को लिखते हैं ऑक्टियम, है ना, अन ऑक्टियम, या UUO के नाम से भी आप लोगों को किसी पीरियडिक टेबल में देखने को मिलेगा। तो UUO का मतलब है 118, यू मतलब अन यानी कि एक और ओ मतलब ऑक्ट, 8, ठीक है। और IUM लगा करके इसके नाम को पूरा किया जाता है। तो इस तरीके से इसको ऑग्निसीन भी कहा जाता है, UUO भी इसको लिखा जाता है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब मैं इनका बना करके बताती हूँ। अब देखो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कैसे सिखाया है आप लोगों को कि जब भी आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, आप देखें कि वो तत्व कौन से आवर्त का तत्व है। जैसे हीलियम प्रथम आवर्त का तत्व है, तो इसके पहले कोई इनर्ट गैस या नोबल गैस नहीं आती, क्योंकि ये खुद ही नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैसें हैं, है ना, तो उत्कृष्ट गैसें हैं, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, ठीक, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। फिर अगले उसमें बात करते हैं, अगले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो देखिए अगला तत्व जो है भाई, केवल पहला वर्ग और 18वां वर्ग ही आवर्त नंबर 1 से शुरू होता है। तो ये आवर्त नंबर 2 का तत्व है ना। दूसरे आवर्त के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आवर्त की अक्रिय गैस लिखनी पड़ेगी, है ना। पहले आवर्त में जो अक्रिय गैस होती है वर्ग 18 की, कौन है, हीलियम। यानी कि अब आपको नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले, नियॉन का विन्यास लिखने के पहले आपको गैस कौन सी लगानी पड़ेगी, हीलियम लगानी पड़ेगी। हीलियम लगाने का मतलब है कि यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख दिया। अब क्योंकि ये दूसरे आवर्त का तत्व है, इसलिए N क्या है यहाँ पर 2, तो N की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो N मतलब 2 है, तो यहाँ भी 2s2 और N की जगह पे वापस 2, तो 2p6। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बेटा, हीलियम 2s2 एंड 2p6। आर्गन की बात करें तो बिल्कुल जैसे हमने इसका लिखा है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने इसका लिखा था नियॉन का, वैसा ही हम अब लिखेंगे आर्गन का। कैसे लिखेंगे, नियॉन, अब की बार नियॉन आर्गन जो है वो तीसरे आवर्त का तत्व है, इसलिए 3s2 और 3p6, ठीक। क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले हम लिखेंगे कौन सी गैस, आर्गन, और आर्गन 4s2 4p6। और आप जानते हो 4s2 4p6 में आने के पहले आपको 3d कंप्लीट करनी होती है, तो यहाँ पर आपको 3d10 भी लिखना पड़ेगा। बीच में आती है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी, है ना, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टन। अब क्रिप्टन, क्योंकि जीनॉन कौन से आवर्त का तत्व है, देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा और पांचवें आवर्त का तत्व है। 5वें आवर्त का तत्व है, तो इसका मतलब इसका बाह्यतम कोश भी क्या है, 5, तो N बराबर 5 है, तो 5s2 और 5p6, तो इसका बाह्य विन्यास हो गया, है ना। अब 5s तक आने के लिए आपको यहाँ पर 4d को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 5s पे पहुंच पाओगे। देन रेडॉन का लिखने के लिए देखो, आप अगर ध्यान से देखेंगे लेक्चर्स को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, मैंने अभी तक आप लोगों को एक भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं सिखाया कि आपको एटॉमिक नंबर की या परमाणु क्रमांक की आवश्यकता पड़े,
बिना परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैंने डी ब्लॉक के तत्वों के लिए भी सिखाया है ना, मैंने पी ब्लॉक के तत्वों के लिए भी सिखाया है, एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए भी सिखाया है ना। एस और पी बच गए, पी ब्लॉक में भी मैंने आधा बता दिए, है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आप लोगों ने लगभग पीरियडिक टेबल के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना परमाणु क्रमांक के सीखना है। और जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा ना बच्चों, आप लोगों का काम आगे इनऑर्गेनिक में नहीं चलेगा, क्योंकि सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो देखिए रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पहले हम लिखेंगे जीनॉन, और रेडॉन क्योंकि छठे आवर्त का तत्व है इसलिए 6s2 और 6p6, और 6 तक आने के पहले आपको 5 पार करना पड़ेगा, और 5 तक आने के पहले आपको 4 पार करना पड़ेगा। अब 5d पूरा करना पड़ेगा, और आपको पता है 5d जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी है, और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनमें दूसरा तत्व आने के पहले जो बाकी के जो तत्व है वो कहाँ होते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी में, इसलिए लेंथेनाइड सीरीज भी आ जाएगी यहाँ पर। तो लेंथेनाइड से श्रेणी के लिए हम लिखेंगे 4f14, देन 5d10, 6s2, 6p6। देन ऑग्निसीन का लिखने के लिए हम लगाएंगे रेडॉन, और रेडॉन क्योंकि 7वें आवर्त का, ऑग्निसीन जो है 7वें आवर्त का तत्व है इसलिए 7s2, 7p6। ठीक है, और फिर 7 पे आने के लिए पहले 6d, फिर उसके पहले 5f14। इस तरीके से आप विन्यास को जो है वो कंप्लीट करेंगे। हीलियम जो नाम लिया गया है हीलियस यानी कि सूर्य देवता के नाम के ऊपर रखा गया है, इसका नाम है ना, सूर्य के नाम पर रखा गया है इसका नाम हीलियस, है ना। नियोन न्यू नया है ना। आर्गन, इसी तरह बहुत सारे नाम है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, है ना। जीनॉन को स्ट्रेंज के नाम से लिखा गया है ना। क्रिप्टन यानी कि क्रिप्टो, अजीब, ऐसे अलग अलग जो है इनके नामों पर इनको रखा गया है, और इनकी आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं है, मैं मिटा भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई आवश्यकता नहीं है कि हीलियम का नाम जो है वो किस पर रखा गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हीलियम, हम लोगों को पता है, हम जब किसी भी तत्व की जब परिभाषा पढ़ते हैं कि भाई कौन से ब्लॉक का तत्व, उसकी परिभाषा क्या होती है, पी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाना चाहिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी सब शेल में जाना चाहिए, वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक के तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक के तत्व, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ में गया तो एफ ब्लॉक के तत्व माने जाते हैं। परंतु यहाँ देखो हीलियम, पहली ही बात, हीलियम का विन्यास 1s2 है, तो बताइए एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पर ये पी ब्लॉक का तत्व है। क्यों है, इसका कारण समझिए कि बशर्ते हीलियम का जो विन्यास है वो है 1s2, पर फिर भी ये पी ब्लॉक में उत्कृष्ट गैसों के साथ में क्यों रखा जा रहा है, इसका कारण क्या है कि हीलियम का विन्यास 1s2 होने पर भी यह वर्ग 18 का तत्व माना जाता है, क्योंकि माना जाता है क्योंकि इसका बाह्यतम कोश कौन है, पहला, इसका बाह्यतम कोश प्रथम कोश है, प्रथम कोश है, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास में है, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाएंगे, प्रथम कोश में ही रखे जाएंगे, और प्रथम कोश में केवल S ही उपलब्ध होता है, प्रथम कोश में केवल S ही उपलब्ध होता है बेटा, तो 1s में ही रखे जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों को यदि 1s में रख दिया तो आता है इसकी संयोजकता, शून्य हो जाती है। भाई बाह्यतम कोश में
अगर इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए जाएं तो संयोजकता कितनी रहेगी? शून्य रहेगी। अब हीलियम जो है प्रथम कोश का ही तत्व है ना, एक ही कोश होता है इसमें। अब एक ही कोश में है तो एक प्रथम कोश जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और दो इलेक्ट्रॉन रखने के बाद में इसकी जो संयोजकता हो गई वो कैसी हो गई? इसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। और यह अन्य गैसों के साथ, और यह वर्ग 18 के अन्य तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है? वर्ग 18 के तत्वों के साथ में, क्योंकि वर्ग 18 के तत्वों की विशेषता भी यही है बेटा, क्या कि भाई इनकी संयोजकता कैसी होती है? शून्य होती है। संयोजकता शून्य होने की वजह से, मतलब बाह्यतम कोश जो है वो पूर्ण भरा हुआ होता है, बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ है तो संयोजकता कैसी आएगी? शून्य आएगी। शून्य संयोजकता है तो इसीलिए ये जो है वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन देने की भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की भी जरूरत नहीं है। ना तो ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे, ना ये आयनिक बंध बनाएंगे, क्योंकि आयन भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी जो डेलाइट मैं लिख देती हूँ कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है बेटा? शून्य होती है ना। और वही शून्य संयोजकता अपने हीलियम की भी है, इसलिए इसको वर्ग 18 के तत्वों के साथ में रखा गया है। संयोजकता शून्य होती है, शून्य होती है। दूसरा, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, अतः ये धनायन नहीं बनाते, ये धनायन नहीं बनाती है ना। जो वर्ग 18 के तत्व हैं है ना, उनकी उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होने का मतलब है कि वो धनायन में बदलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं है ना, बहुत उच्च देनी पड़ेगी आपको, आसानी से ये काम होगा नहीं। दूसरा, इनकी डेल EGH कौन होती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि का जो मान होता है वो भी बहुत उच्च होता है, मान भी उच्च होता है, उच्च धनात्मक होता है ना, उच्च होता है। अतः ये ऋणायन भी नहीं बनाती, अतः ये ऋणायन भी नहीं बनाती। और दूसरी बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं है बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये सहसंयोजक बंध भी नहीं बनाती, कोवेलेंट बॉन्ड भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ में करेंगे है ना, तो सहसंयोजक बंध भी नहीं बनेगा, के कारण ये सहसंयोजक बंध भी नहीं बनाते। और यही सारी जो प्रॉपर्टीज है कौन कौन सी, एक तो ये शून्य संयोजकता दिखाती हैं, डेल IH का मान उच्च है तो धनायन नहीं बनाएगी, डेल EGH का मान भी उच्च है तो ऋणायन भी नहीं बनाएगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित नहीं है तो सहसंयोजक बंध भी नहीं बनाएगी। यही सारी प्रॉपर्टीज हीलियम में पाई जाती हैं, इसलिए हीलियम को जो है वो वर्ग 18 के तत्वों के साथ में रखा जाता है बेटा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताई है, 1 2 3 और ये 4, इन 4 प्रॉपर्टीज की वजह से ही इन्हें अक्रिय गैसें या नोबेल गैसें या उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बात और लिख देती हूँ यहाँ पर, उपरोक्त कारणों की वजह से। कौन से उपरोक्त कारण? वो जो 4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे। उपरोक्त कारणों की वजह से, उपरोक्त कारणों के वजह से वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट
गैसों या नोबल गैसेस भी इनको बोल देते हैं, नोबल गैसेस या अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें या अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, उसका भी कारण वो जो 4 पॉइंट मैंने वहां पर लिखवाए हैं आपको, ये देखिएगा, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, यही 4 पॉइंट हैं कि हीलियम जो है वो इनके साथ में क्यों रखा जाता है, और यही जो 4 पॉइंट हैं ये किसका कारण है कि हम वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें इसीलिए कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात हम यहाँ पर करें कि ये एकल परमाणु अवस्था में, अब किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ में बंध नहीं बनाएंगे, तो कैसे रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, तो कैसे उपस्थित होते हैं, एकल परमाणुवीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। ठीक, इसीलिए अकेले रहते हैं एकल परमाणुवीय अवस्था में। आपने कभी He2 नहीं देखा होगा, Ne2 नहीं देखा होगा, है ना, एकल परमाणुवीय अवस्था में उपस्थित रहते हैं। अगली बात इसके बारे में बात करें तो भाई वायुमंडल में आर्गन जो है वो 0.93% ही उपस्थित होती है। जो वर्ग 18 तत्वों में सर्वाधिक है। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों के मिक्सचर को, उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण को अशुद्ध आर्गन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, अशुद्ध आर्गन भी कहा जाता है। देखो वायुमंडल में जैसे ऑक्सीजन का 1% है, नाइट्रोजन का 1% है, उसी प्रकार से आर्गन का भी परसेंटेज है। कितना परसेंट पाया जाता है आर्गन वायुमंडल में? 0.93% पाया जाता है बेटा। अब 0.93% आर्गन उपस्थित है और बाकी की जो वर्ग 18 के तत्व है उनमें सर्वाधिक उपस्थित होता है। इसलिए जब उत्कृष्ट गैसों के मिक्सचर की बात करते हैं तो आर्गन का परसेंटेज उसमें सर्वाधिक होता है, इसलिए जो उत्कृष्ट गैसों का मिक्सचर है उसे अशुद्ध आर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कोई पूछे अशुद्ध आर्गन क्या होता है तो आप ये बता देंगे, ठीक है। अगली बात देखो बेटा, अगली बात क्या है कि जो अपना रेडॉन है ना, रेडॉन जो उत्कृष्ट गैस है, रेडॉन, तो जो रेडॉन जो है वो क्या है, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अच्छा, बनता कैसे है रेडॉन कि भाई आप रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है और मास नंबर जो होता है वो 226 होता है। इसमें से यदि आप एक अल्फा कण, अच्छा अल्फा कण क्या होता है मैं बता दूं कि हीलियम का जो नाभिक होता है ना बेटा, हीलियम के नाभिक को ही क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों निकाल दो तो क्या बचेगा, सिर्फ नाभिक बचेगा। तो अल्फा कण हीलियम के नाभिक को यदि आप निकाल दें तो कितना बचेगा, 88 में से 2 गया तो बताइए 86 बचेगा, और 226 में से 4 गया तो बताओ 222 बचेगा। और ये परमाणु क्रमांक किसका होता है, हमारे रेडॉन का होता है। तो रेडॉन गैस को अल्फा कण रेडियम में से निकाल करके इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अगली बात, अब आप बोलेंगे कि मैडम ये सारी की सारी गैसेस जो है वो कैसी हैं, उत्कृष्ट हैं, अक्रिय हैं, है ना। इन अक्रिय गैसों के होने की वजह से, भाई अक्रिय गैसों का मतलब तो यही कि किसी के भी साथ में ये रिएक्ट नहीं करती, है ना। परंतु आपने देखे होंगे कई यौगिक हमारे को ज़ीनोन के प्राप्त किए गए हैं, है ना। तो ज़ीनोन की यौगिक प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है ना बेटा, वो जाता है नील बर्टलेट को। किसको? नील बर्टलेट को। नील बर्टलेट ने ऑक्सीजन तथा ज़ीनोन की
देखो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता होती है जीनोन के लगभग बराबर होती है ना। तो जीनोन और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह जो है उनमें समानता देखते हुए नील बर्टलेट ने जैसे जैसे ऑक्सीजन के यौगिक थे ना वैसे वैसे जीनोन की यौगिक बनाए। देखिए कैसे कैसे, डेल आई एच के मान में मैंने बोला अभी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल आई एच डेल ईजीएच में लगभग समानताएं पाई गई थी। तो डेल आई एच की समानता के आधार पर नील बर्टलेट ने ऑक्सीजन के जैसे जीनोन के भी कंपाउंड्स या यौगिकों का निर्माण किया। तो डेल आई एच के मान में समानता के आधार पर O2-TtF6 से प्रेरित होकर जीनोन के यौगिक XePtF6 का निर्माण किया। मतलब बड़ी काम की बात है बेटा कि आपने बोला मैडम के उत्कृष्ट गैसें रिएक्ट नहीं करती, ना तो सहसंयोजक बंध बनाती ना आयनिक बंध बनाती, क्योंकि आयन वगैरह नहीं बनाती। परंतु नील बर्टलेट ने इस चीज को पॉसिबल किया। कैसे किया? इन्होंने देखा कि भाई ऑक्सीजन और जीनोन इन दोनों की ही डेल आई एच की जो वैल्यू है वो कैसी है, लगभग समान है। तो इस डेल आई एच की वैल्यू से प्रेरित होकर के जैसे ऑक्सीजन का ये परमाणु, ये यौगिक इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि भाई जीनोन की जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे हम जीनोन लेकर के देखें तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल चल गया। और इस यौगिक का सर्वप्रथम नील बर्टलेट ने यहाँ पर निर्माण करके जो नोबेल गैसेज है उनके यौगिकों के बारे में भी हम लोगों को बताया, जिसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे नौनिहालों अब हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो देखिए वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं, आप जानते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि पूर्ण भरा हुआ वो होता है। वर्ग 18 के तत्वों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण अब आयनन एंथैल्पी की वैल्यू, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु में से या किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या कहलाती है बेटा? आयनन एंथैल्पी कहलाती है ना। अब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन गैसों की जो आयनन एंथैल्पी जो है वो बहुत उच्च होती है ना। कि भाई डेल्टा आई एच जो है आयनन एंथैल्पी क्या बोलते हैं? परमाणु, मैंने आपको बताया परमाणु के दो डायलॉग होते हैं। क्या बोलते हैं? तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और तुम मुझे एनर्जी दो, ऊर्जा दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। और वही वाली जो एनर्जी जो दी गई है धनायन बनाने के लिए वही क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है बच्चों। ठीक है, यानी कि किसी भी एटम को जब आप ऊर्जा दोगे तो वो एटम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उसके धन आयन में बदल जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो यही जो एनर्जी दी गई है ना, इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा? आयनन की एंथैल्पी कहा जाता है। आयनन हो गया ना भाई, इसका धन आयन बन गया ना। यानी कि अगर मैं इसको x मानूं, x मानते हुए मैं इसको कुछ एनर्जी दूं, मैं इसको डेल्टा आई एच लिख देती हूं। देखिएगा डेल्टा आई एच यदि मैं इसको दूं तो ये अपने धन आयन में बदल जाएगा और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यही ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? आयनन की एंथैल्पी कहलाती है। अब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलने देगा? नहीं निकलने देगा, इसलिए कि वर्ग 18 के तत्वों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनके गैसों की जितनी भी है वो सब गैसें ही है। इन गैसों की अरे भाई इन गैसों की आयनन एंथैल्पी
उच्च होती है। उच्च होती है मतलब वर्ग 18 के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी का मान है बच्चों, वो तो कैसा होता है, उच्च होता ही है। परंतु यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे, अगर इस वर्ग के पर्टिकुलर यानी कि बाकी तत्वों से यदि तुलना करें तो बाकी तत्वों से वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनकी आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होता है बच्चों, उच्च होता है। क्यों होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब पूर्ण भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से बाकी के वर्गों की अपेक्षा 18 वर्ग के जो तत्व हैं उनकी आयनन एंथैल्पी तो ज्यादा होती है, परंतु यदि वर्ग 18 के तत्वों की आपस में तुलना करें, है ना, तो क्या होगा कि परंतु वर्ग में नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ, आपको पता है परमाणु त्रिज्या जो है वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो भी बढ़ जाती है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ने पर या त्रिज्या बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है। बोलिए, बात समझ में आई? वर्ग 18 के तत्वों की अन्य वर्गों की अपेक्षा आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। क्यों होती है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। परंतु वर्ग 18 के तत्वों की आपस में तुलना की जाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ऑग्निसीन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला जो परमाणु होगा उसकी आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत कम होगी। क्यों? क्योंकि नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ चुकी है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है थोड़ा सा ज्यादा आसान हो सकता है, तो डेल आई एच का मान जो है वो कम प्राप्त होता है। तो परंतु वर्ग में नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। तो अगर यदि आपसे कोई आयनन एंथैल्पी के बारे में पूछेगा तो होप आप लोग उस चीज का जवाब दे पाएंगे, ये आयनन एंथैल्पी है वर्ग 18 के तत्वों की। अगली बात करते हैं, अगली बात जो है वो हम करेंगे परमाणु की त्रिज्या की। अब परमाणु त्रिज्या की बात करें तो देखो बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक त्रिज्या वाले जो परमाणु होते हैं वो वर्ग 18 के ही होते हैं, है ना। तो पहली ही बात मैं यहाँ पर ये लिखूंगी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं किसी आवर्त में जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है मैंने? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार घटता है, यानी कि सबसे बड़ा परमाणु कौन सा हो रहा है इसके अकॉर्डिंग वर्ग 1 का, फिर उसके बाद वर्ग 2 का उससे छोटा, फिर 3 का और छोटा, फिर 4 का और छोटा, 5, 6, 7, 8। तो ये तो वर्ग 18 के तत्व है ना। वर्ग 18 के तत्व तो इनका आकार तो सबसे छोटा होना चाहिए, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगली बात मैं यहां लिखती हूं, परंतु वर्ग 18 के तत्वों का आकार या त्रिज्या, एक ही बात है, आकार या त्रिज्या आवर्त में सर्वाधिक होती है, आवर्त में सर्वाधिक होती है। देखिए मैंने क्या कहा कि जब आप लेफ्ट टू राइट किसी आवर्त में जाते हैं, जब आप बाएं से दाएं किसी आवर्त में जाते हैं तो सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला जो परमाणु होता है वो कौन सा होता है? पहले आवर्त का। उसके बाद में जो है धीरे धीरे त्रिज्या है वो घटती जाती है, कुछ इस प्रकार से। मतलब अगर वर्ग नंबर 1 के तत्वों का आकार इस प्रकार है ना, तो जैसे जैसे आप आगे वर्ग आवर्त में बढ़ते चले जाएंगे तो
वर्ग बढ़ने के साथ साथ आवर्त में परमाणुओं की त्रिज्या जो है वो इस प्रकार से घटेगी। ये सबसे बड़ा, देन फिर छोटा 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 ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो है वो त्रिज्या घटती चली जाती है। इसको मैंने त्रिज्या मान लिया है। परंतु यहाँ बात हो रही है कि वर्ग अगर इस बात को ही मान के चलें, अगर ये लाइन आप नहीं देखें और ये सिर्फ इसी लाइन पे फोकस करें, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई वर्ग 1 का जो तत्व है वो सबसे बड़ा है अपने आवर्त में और सबसे छोटा जो तत्व है वो वर्ग 18 का होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं ना, उनका आकार और भी बड़ा होता है। ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे कि आपने एक तीर लगाया है निशाने पर, है ना। जब हम किसी तीर को ऐसे तीरंदाजी करते हैं तो तीरंदाजी तो हम किसी न किसी उस पे करते हैं ना, ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो आपने देखा होगा कैसे ऐसे गोला जैसा बना हुआ होता है। तो ये तीर आ रहा है, ये गोला है ना। तो जहां पे आपने निशाना बनाया है वो गोला थोड़ा बड़ा होता है ना। तो इस एरो ट्रिक से आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या तो जो है वो कम होती है, परंतु 18 वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी त्रिज्या अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहां वांडर वाल त्रिज्या होती है। देखिए, आपने अलग अलग त्रिज्याओं के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में। आयनिक त्रिज्या, मेटालिक त्रिज्या, है ना, या धात्विक त्रिज्या। ऐसी एक त्रिज्या है वान डेर वाल त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या का मान जो होता है वो काफी दूर दूर होता है। दूर दूर होने की वजह से वान डेर वाल त्रिज्या का मान जो है सर्वाधिक होता है। तो अपने वर्ग में सर्वाधिक, अपने आवर्त में सर्वाधिक जो त्रिज्या होती है वो किसकी होती है? वर्ग 18 के तत्वों की होती है। यहाँ हम अगर वर्ग 18 के तत्वों की आपस में तुलना करें, है ना, तो वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर क्या होगा भाई बताइए? वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण, कोशों की संख्या बढ़ने के कारण कोशों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणुओं की त्रिज्या, बोलिए, बढ़ेगी कि घटेगी? परमाणुओं की त्रिज्या बढ़ती है। देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ेगी। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि जैसे अब सबसे जो पहला वर्ग है उसका तत्व अगर इस आकार का है तो दूसरा ऐसा होगा, तीसरा थोड़ा और बड़ा होगा, चौथा और बड़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये मटका ट्रिक, ये एरो ट्रिक, है ना, इन चीजों से आप इनको याद रख सकते हैं। एरो ट्रिक ये किसी भी आवर्त में आपको परमाणुओं के आकार के बारे में बताने के लिए है। और ये मटका ट्रिक किसी भी वर्ग में आपको परमाणुओं का आकार बताने के लिए लगाई गई है। ठीक है, तो एरो ट्रिक और मटका ट्रिक, ये दोनों ही ट्रिक्स से आप जो है परमाणुओं के आकार के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी है उसमें ये दो ट्रिक लगाओ और परमाणुओं के आकार के बारे में पता लगाओ। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो इस प्रकार से पता की जा सकती है। अगली बात आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। तो देखो, उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए पूरा भरा हुआ होता है ना। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था? इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहा था ना संजीवनी बूटी है, तो संजीवनी बूटी ही यहाँ पर काम आ रही है। बार बार क्या बोल रही है कि उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नेचर नहीं होती है, करने की प्रवृत्ति
नहीं होती। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा तो फिर काई की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि देखो एटम क्या बोलता है, एटम बोलता है तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, आप इसको इलेक्ट्रॉन दो तो ये आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और जब ऊर्जा निकलती है बेटा तो हम इसको नेगेटिव साइन में लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल्टा एच को निकलने वाली ऊर्जा है इसलिए नेगेटिव साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, है ना। अब यहाँ ऊर्जा निकलती है, जब सामान्य एटम की बात की जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। यानी कि किसी भी एटम में, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान निकली हुई जो एनर्जी है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है बेटा, नेगेटिव में होती है। बोलो नेगेटिव में होती है क्योंकि निकल रही है, क्योंकि डेल्टा एच के दो ही मान होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर निकल रही है तो नेगेटिव है और देनी पड़ रही है तो पॉजिटिव है ना। तो अब ये जो डेल EGH है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एंथैल्पी है जिसे आप डेल EGH से ही शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि और एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। परंतु यहाँ पर कैसा है, उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अष्टक पूरा है ना भाई, है ना। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कब करेगा, जब उसका अष्टक उसको पूरा करना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान तब होता है जब अष्टक पूरा नहीं होता, यहाँ तो पूरा है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा है, स्थायी है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नहीं करेगा, है ना। फिर भी आप यदि इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो पहले से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो बताइए नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इस प्रतिकर्षण में क्या होगा, ऊर्जा लगेगी। आप इधर से वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित कर रहे हो और आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो उधर से प्रतिकर्षण कर रहा है। इस प्रतिकर्षण की वजह से क्या होगा, यहाँ से और ज्यादा ऊर्जा जो है देनी पड़ जाएगी आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, है ना। दम लगाना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, भाई 8 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और आप कहते हो कि नहीं हम तो जोड़ेंगे ही सही, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जुड़ने के लिए दम ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डेल EGH की वैल्यू नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत उच्च धनात्मक मान प्राप्त होगा। इसलिए तो क्या लिखा है मैंने, उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक प्राप्त होता है। नेगेटिव होने की बजाय यहाँ तो धनात्मक, और धनात्मक भी नहीं उच्च धनात्मक, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ना है। तो अब जो है अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान यहाँ नेगेटिव नहीं आकर के कैसा आएगा, ये डेल्टा EGH का मान जो है हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, उच्च धनात्मक प्राप्त होगा, उच्च धनात्मक मान प्राप्त होगा। जबकि होना कैसा चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो उत्कृष्ट गैस में तो आप उसको आसानी से नहीं जोड़ सकते, आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलता है, एटम इलेक्ट्रॉन लेने के टाइम पे एटम का डायलॉग क्या होता है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, यानी कि एनर्जी निकालूंगा। यानी कि डेल्टा EGH का मान नेगेटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन जुड़ना है, यही है ना। परंतु यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा स्थायी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, देख क्यों रहे हो, है ना। तो जबरदस्ती जोड़ना पड़ रहा है, तो डेल्टा EGH का मान उच्च धनात्मक प्राप्त होता है। क्लियर है। अगली बात करते हैं। अब देखिए हम बनाएंगे ज़ीनोन के फ्लोराइड्स। अब हम इसके रासायनिक गुणों पर आ चुके हैं, अब इनके रासायनिक गुणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रासायनिक गुणों की चर्चा में हमसे पहले ही बात करेंगे, हमने बोला था कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, रेडॉन, ऑग्निसीन ये सारे के सारे उत्कृष्ट तत्व होते हैं, उत्कृष्ट गैसीय परमाणु होते हैं। इन्हें नोबेल गैसेज भी कहा जाता है, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, यानी कि इनके यौगिक जो है वो ज्ञात नहीं होते हैं। पर नील बर्टलेट ने क्या किया था,
क्योंकि ऑक्सीजन और जीनोन की एक जैसी प्रवृत्तियां आयनन, एंथैल्पी वगैरह उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा कि जब ऑक्सीजन के यौगिक बन सकते हैं तो मैं जीनोन का यौगिक भी बना सकता हूं। और जीनोन की यौगिक बनाने का सबसे पहला काम किसने किया था? हमारे नील बर्टलेट ने। अब नील बर्टलेट ने जब काम कर दिया तो उसके बाद में जीनोन के अलग अलग फ्लोराइड्स हम लोगों को देखने को मिले। फ्लोराइड्स देखिए कैसे मिलेंगे जीनोन के, यदि आप जीनोन की रिएक्शन फ्लोरीन गैस से करवा देते हैं तो ये आसानी से तो होगा नहीं, आपको इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा 673 केल्विन टेम्परेचर, और निकेल मेटल के ऊपर ये काम करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जीनोन का डाइफ्लोराइड प्राप्त होगा। जीनोन का डाइफ्लोराइड प्राप्त होगा। XeF2 प्राप्त करने के लिए आप इस तरीके से इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम XeF4 भी हमने सुना था। अच्छी बात है, सुना था तो बेटा जब आपने XeF4 सुना है तो XeF4 बनेगा भी सही, है ना। तो XeF4 बन गया। देखो Xe की रिएक्शन 2F2 से करवाई और आपने XeF4 प्राप्त किया, परंतु यहाँ भी कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी? अब आपको 873 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर भी देना पड़ेगा। 6 से 9 बार का यहाँ पर प्रेशर आप लोगों को देना पड़ेगा। जब इस तरीके की कंडीशन आएंगी तब जाकर के आपको जीनोन का फ्लोराइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा, टेट्राफ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम हेक्साफ्लोराइड की भी बात कर लेते हैं। हेक्साफ्लोराइड को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि देखो जीनोन की रिएक्शन जो है आप 3F2 से करवा दो, है ना। 3F2 से करवा देंगे तो आपको 573 केल्विन देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि टेट्राफ्लोराइड बनाने के लिए तो मैडम टेम्परेचर ज्यादा कर दिया था आपने, हेक्साफ्लोराइड बनाने के लिए आप कम टेम्परेचर दे रहे हो। यहाँ उच्च दाब की आवश्यकता है बेटा, 60 से 70 बार प्रेशर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तब जाकर के आपको हेक्साफ्लोराइड जो है जीनोन का वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी आप चाहें तो 6 से 7 बार प्रेशर पे ही ये काम हो जाएगा। अब ये जो देखो जीनोन का डाइफ्लोराइड बन गया, जीनोन का टेट्राफ्लोराइड बन गया और जीनोन का हेक्साफ्लोराइड बन गया, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को जब आप अलग अलग कर देते हैं तो ये आपको अलग अलग टाइप के फ्लोराइड्स जो है जीनोन के वो प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ पर रेशो भी आपको ध्यान रखना होता है, ये 1:2 में इसको लेना पड़ता है, इसको आपको 1:3 में लेना पड़ता है, और यहाँ पर आप 1:60 की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो रेशोज हैं यहाँ पर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड आपको प्राप्त करे। 1:20 ज्यादा हो गया, 1:20 का रेशो यहाँ पर आपको चाहिए। 2, 5, ये भी 5 है, 2, 5 और 20 का रेशो आप लोग इसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है। 2, 5 और 20 का रेशो आप यहाँ पर लेंगे। तो ये अगर रेशो आप यहाँ पर मेंशन नहीं भी करना चाहें, नहीं भी लिखना चाहें तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ये रेशो मेंशन करने की, है ना। आप सिर्फ इस तरीके की रिएक्शन करवाओ। ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको मिटा दो, ये लो जी, मैं भी मिटा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप लिख भी देते हैं रेशो को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को ही एक बार गौर से देखिएगा, है ना। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैडम आप तो लिखो ही सही, तो ये लो जी, 1:2 का रेशो, 1:5 का रेशो और 1:20 का रेशो यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। तो इस रेशो में, इस कंडीशन पे लेने पर आपको जीनोन के अलग अलग टाइप के फ्लोराइड्स प्राप्त होंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको। अब देखिए जीनोन के फ्लोराइडों के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो इसके गुण किस प्रकार से देखे जाएंगे कि यदि ये क्षार धातु ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया करें, क्षार धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया यदि इनकी देखी जाए तो देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा कि आपने जैसे क्षार धातु सोडियम है, बोलिए सोडियम फ्लोराइड की रिएक्शन यदि आप XeF2 के साथ में करवाते हैं तो ये कैसा कंपाउंड बनाएगा? ये कंपाउंड बनाएगा Na+ और XeF3-। ये इस प्रकार का कंपाउंड बने, जैसे आपने ऑक्सीजन का कंपाउंड देखा था ना, बिल्कुल उस तरीके का एक कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो Na+ और XeF3- इस प्रकार का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये आप चाहे सोडियम से कराएं, चाहे पोटेशियम से कराएं,
सीजियम से भी आप करवा सकते हैं। सीडियम फ्लोराइड की जो रिएक्शन है वो भी आप जीनोन के डाइफ्लोराइड के साथ जब आप करवाएंगे XeF2 के साथ में, तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा यौगिक सीजियम प्लस और XeF3 माइनस, क्योंकि क्षार धातुएं हैं। देखो मैंने क्या बोला, क्षार धातु ऑक्साइड, क्षार धातु फ्लोराइडों के साथ में अभिक्रिया, सॉरी ऑक्साइड नहीं फ्लोराइड है ये, क्षार धातु फ्लोराइडों, क्षार धातु फ्लोराइडों के साथ में जब अभिक्रिया ये जीनोन के फ्लोराइड जो हैं प्रदर्शित जब करेंगे, तो जो क्षार धातुएं है ना बेटा, उन क्षार धातुओं का, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान बताइए जल्दी से। ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है ना, अपने अंदर से फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसकी आयनन एंथैल्पी का मान, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना लेती हैं। देखिए जितनी भी क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही उनका विन्यास कैसा हो जाता है, स्थायी विन्यास हो जाता है, इनर्ट गैस वाला विन्यास हो जाता है, तो फटाफट से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं और धनायन में कन्वर्ट हो जाती हैं। धनायन जो है वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाने के लिए बहुत उपयोगी हो पाता है। इसलिए जीनोन के फ्लोराइड जो है क्षार धातु फ्लोराइडों के साथ में इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अगली देखते हैं बात। अब देखो वर्ग 15 के फ्लोराइडों के साथ में जीनोन के फ्लोराइड किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा जीनोन के जो फ्लोराइड है ना, वो वर्ग 15 के तत्वों के साथ में XeF4 जो है वर्ग 15 के तत्वों के साथ में, जैसे PCl5 हुआ है ना, अपने फॉस्फोरस नाइट्रोजन तो खैर पेंटाक्लोराइड बनाता ही नहीं है, फॉस्फोरस हुआ है ना, एंटीमनी हुआ, इन सभी के साथ में एक इस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। XeF2 भी शो कर सकता है, XeF4 भी शो कर सकता है। तो ये देखिएगा इस प्रकार से अभिक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित होगी। पहले मैं इसकी अभिक्रिया जो है आप लोगों को XeF2 के साथ में बताती हूँ। XeF2 इस PCl5 के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है कि जो जीनोन है वो तो अपना एक फ्लोराइड त्याग देगा, है ना, और ये जो एक फ्लोराइड है ये सॉरी इसको भी हम फ्लोरीन ही ले लेते हैं, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको फ्लोरीन ले लो, यहां भी आप क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन लो, ये लीजिए। अब ये PF5 है, पेंटाफ्लोराइड है, वो भी जीनोन फ्लोराइड है, तो जीनोन फ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर एक ऋण आयन अधिक हुआ है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इसका ऋण आयन चला गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आ जाएगा। यही रिएक्शन आप दूसरे परमाणु के साथ भी करवा सकते हैं। XeF2 की रिएक्शन जो है फॉस्फोरस या नाइट्रोजन फैमिली के अन्य तत्व के साथ में, एंटीमनी के साथ में करवा दो, आर्सेनिक के साथ में करवा दो, मर्जी आपकी है, किसी के भी साथ में जब आप करवाएंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार के तत्व जो है यौगिक जो है वो आपको प्राप्त होंगे। एक जो फ्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर धन आयन, धन चार्ज और आवेश, और इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण जब जीनोन के फ्लोराइड वर्ग 15 के फ्लोराइडों के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं, वर्ग 15 के फ्लोराइडों की ही अभिक्रिया करवानी है, यदि क्लोरीन कहा जाए तो क्लोरीन की करवाना, पर जीनोन का क्लोरीन मुश्किल है ना, इसलिए फ्लोराइडों की अभिक्रिया यहाँ पर हम लोगों को करवानी है। अगली बात करते हैं वर्ग 15 के फ्लोराइडों के साथ में अभिक्रिया इस प्रकार से करेंगे तो ये
उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, अगली बात करेंगे। तो जीनोन के फ्लोराइडों का यदि आप जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए, जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन करवाना है, HOH लिखूं या H2O लिखूं, बात तो एक ही है तो जल का ही परमाणु, जल का ही अणु है ना, जल का मॉलिक्यूल और HCF2 का जो मॉलिक्यूल है, यदि इसको समान अनुपात में लिया जाए तो देखिएगा यहाँ से 4HF अलग हो जाएंगे, आपका जीनोन यहाँ से अलग प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो आपको अलग प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। जब जीनोन डाइफ्लोराइड का आप जल अपघटन करवाएंगे तो जीनोन डाइफ्लोराइड के जल अपघटन के दौरान आपको जीनोन जो है वो अलग हो जाएगी, HF जितने भी हैं, जितने भी हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण करेंगे और यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस है, डाइऑक्सीजन गैस, वो आपको मुक्त होती हुई नजर आएगी। इसके बाद में यदि हम HCF4 की रिएक्शन करवाएं, XeF2 के जल अपघटन के बाद में बच्चों यदि मैं XeF4 का जल अपघटन करवाऊं, है ना, तो जल अपघटन के लिए वही हमें जल के अणुओं की आवश्यकता होगी। तो जल के अणु और XeF4 के जो अणु हैं उनका जो रेशियो है वो इस प्रकार आपको लेना पड़ेगा बच्चों, और आपको यहाँ से प्राप्त होंगे 4 तो जीनोन के परमाणु आपको प्राप्त होंगे, जितने हाइड्रोजन हैं 24 उतने ही आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड प्राप्त होंगे और यहाँ से एक यौगिक मिलेगा आपको XeO3। देखिए पूरी रिएक्शन बैलेंस है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। XeO3 के जितने भी परमाणु हैं उनको आप बैलेंस कर लीजिए। XeF4 में से 4 और 2 6 यहाँ पर आपको यहाँ पर है 3 2 जा 6 यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से XeO3 ट्वाइस ऑफ XeO3 के जो परमाणु है यौगिक है वो इस तरीके से आपको रिएक्शन में इस प्रकार से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन कम है हमारे पास में तो 3 और 2 6 ऑक्सीजन हो रही, जबकि हमारे पास 12 ऑक्सीजन है तो 3 O2 भी आपको यहाँ से मुक्त होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि क्या हुआ है, XeF2 जब डाइफ्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पर करवाई गई है तो डाइफ्लोराइड की रिएक्शन जब जल अपघटन करवाया गया तो आपको HFO2 और जीनोन प्राप्त हुई, परंतु जब टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन करवाई गई तो आपको जीनोन भी प्राप्त हुआ, HF भी प्राप्त हुआ, O2 के साथ साथ XeO3 का भी एक मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हुआ। जब आप XeF6 की अभिक्रिया करवाएंगे जल के अणु के साथ में तो XeF6 की जो अभिक्रिया होगी इसमें भी आपको XeO3 ही परमाणु का निर्माण यहाँ पर होगा। तो जब XeF6 का निर्माण, XeF6 की अभिक्रिया जब आप जल के साथ में कराएंगे तो जैसे यहाँ पर XeO3 मिला है ना आपको, बिल्कुल उसी प्रकार से XeO3 आपको यहाँ से भी प्राप्त होगा और 6 है तो आपको 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड, मैंने कहा था जितने फ्लोरीन है उतना ही हाइड्रोजन फ्लोराइड, जितने फ्लोरीन है उतना हाइड्रोजन फ्लोराइड, जितने फ्लोरीन है उतना ही हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन आपको प्राप्त नहीं होगा। अब आप देखिए जब आपने पूर्ण जल अपघटन XeF2, XeF4, XeF6 यानी कि जीनोन के सभी फ्लोराइडों, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड सभी का आपने ऑक्सीडेशन जल अपघटन करवाया है ना, तो जब जल अपघटन करवाया तब आप देखिए कि यहाँ पर जीनोन के ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा, 2+ चार्ज था। देखो है ना, XeF2 में F कितने हैं, 2 हैं और अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से इस Xe के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +2 चार्ज है। जबकि यहाँ परमाणुवीय अवस्था में आप देखेंगे कि जीनोन के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हुआ है बेटा, देखा जाए तो इस अभिक्रिया में जीनोन का क्या हुआ है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है ना, +2 से 0 गया है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या के कम होने का मतलब भाई +2 से 0 गया, +2 से 0 गया तो इसका मतलब जीनोन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, अपचयन हो गया है ना। परमाणु इस परमाणु जीनोन परमाणु का क्या हो गया है, यहाँ पर अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर जीनोन के ऊपर +4 आवेश था, परंतु यहाँ पर देखो जीनोन के ऊपर 0 चार्ज है। यहाँ पर देखो आप जीनोन के ऊपर +6 चार्ज है, तो यहाँ पर जीनोन का क्या हुआ है, +6 में ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और 0 में अपचयन हुआ है, यानी कि दोनों ही हुआ है। तो ये एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर +4 से +6 जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, जीनोन का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। परंतु जीनोन से यदि जीनोन का 0 में जाने का देखें तो 0+4 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का मतलब क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। तो देखा जाए तो इसका क्या हुआ, ये ऐसी एक अभिक्रिया है, असमानुपातन की अभिक्रिया है। परंतु यहां देखिएगा आप, इस वाली अभिक्रिया में जीनोन के ऊपर यहां भी +6 चार्ज है और यहां भी जीनोन के ऊपर +6 चार्ज है। तो यहां पर ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई है। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहूंगी। स्टेटमेंट क्या है कि XeF6 एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि XeF6 तथा XeO3 दोनों ही अणुओं में Xe का ऑक्सीकरण अंक +6 है। देखिए दोनों में ही +6 ऑक्सीकरण अंक है, तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। जबकि XeF4 के संदर्भ में देखें तो XeF4 का जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो यह अभिक्रिया एक असमानुपातन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि आपसे कोई कहे असमानुपातन अभिक्रिया कि जीनोन की असमानुपातन की अभिक्रिया लिखिए, तो आप कौन सी अभिक्रिया लिखेंगे, जीनोन के फ्लोराइड की असमानुपातन की अभिक्रिया भी यही है, और जीनोन के टेट्राफ्लोराइड की पूर्ण जल अपघटन की अभिक्रिया भी यही है। और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। XeF2 और XeF4 तो रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, परंतु XeF6 जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देता है। कारण स्पष्ट है कि XeF2 में जो ऑक्सीकरण अंक है जीनोन का +2 से 0 में, यानी कि जीनोन का क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान अपचयन होता है। परंतु XeF4 वाली रिएक्शन में XeF4 में ऑक्सीडेशन नंबर जो है जीनोन का +4 है, जो कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर और +6 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तित हो जाता है। तो जब जीनोन का +4 ऑक्सीकरण अंक +6 ऑक्सीकरण अंक में XeO3 यौगिक का या अणु का निर्माण करता है तो इसका क्या हो रहा होता है, उस दौरान ऑक्सीकरण हो रहा होता है। परंतु XeF4 +4 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में जब जीनोन में बदलता है तो इस जीनोन पर, क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक पाया जाएगा वो कैसा होगा बेटा, 0 होगा। और ऑक्सीकरण अंक का +4 से 0 की तरफ जाना यानी कि अपचयन कहलाया है। तो एक ही परमाणु का जब ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कैसी कहलाती है, असमानुपातन की अभिक्रिया कहलाती है। तो जीनोन के असमानुपातन की अभिक्रिया ये आपको देखने को मिल गई। और इस XeF4 के बाद में यदि हम XeF6 की बात करें तो XeF6 में जीनोन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, +6, और बनने वाले जो यौगिक या अणु हैं उनमें भी ऑक्सीकरण अंक जो है जीनोन का +6 है। तो जीनोन के XeF6 में भी +6 ऑक्सीकरण अंक और XeO3 में भी +6 ऑक्सीकरण अंक होने के कारण XeF6 का रेडॉक्स रिएक्शन नहीं माना जाता है। मतलब XeF6 से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं मानी जाती है। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। अब देखिए जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन पहले अपन ने करवाया था पूर्ण जल अपघटन, है ना। इसके पहले जब हमने स्लाइड देखी थी जीनोन के फ्लोराइड के जल अपघटन की, तो यहां पर हमने क्या करवाया है, जल अपघटन कैसा करवाया है, पूर्ण जल अपघटन करवाया है, पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। परंतु अब हम इसके आंशिक जल अपघटन पर भी चर्चा करेंगे। तो जीनोन के फ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन भी हम करवाएंगे। अभी कैसा जल अपघटन करवाना है, आंशिक जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आंशिक जल
अपघटन। देखो पूर्ण जल अपघटन में तो क्या होता है बेटा, पूरा ही मॉलिक्यूल टूट जाता है, बहुत सारे जल की आवश्यकता पड़ती है। परंतु आंशिक जल अपघटन में हमें क्या करना होता है, जल के जो मोल हैं वो कम लेने होते हैं, है ना। आप चाहे HCF2 का करवाओ, चाहे HCF4 का करवाओ, चाहे आप HCF6 का जल अपघटन करवाओ, यदि आपको आंशिक जल अपघटन करवाना है ना तो आप जल का एक ही मोल लेना, ठीक है। ये एक ट्रिक है ना। जब एक ही मॉलिक्यूल लिया है या एक ही मोल लिया है तो आप जीनोन के फ्लोराइड का क्या करवा रहे हैं, आंशिक जल अपघटन करवा रहे हैं। परंतु इसके पहले वाली जो रिएक्शन थी उसमें आपने जीनोन के फ्लोराइडों का क्या करवाया था, पूर्ण जल अपघटन करवाया था। बाढ़ ला दी थी, बाढ़, सुनामी। इसमें सिर्फ पानी पिलाना है, क्लियर है। तो पानी किस प्रकार से पिलाएंगे जीनोन के फ्लोराइड्स को, देखिएगा। जीनोन का टेट्राफ्लोराइड जब 1 मोल जल के अणु के साथ में रिएक्शन करता है तो देखिए जितने हाइड्रोजन है उतने ही फ्लोरीन बाहर, तो 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर हो गए, बचा कौन, XeOF2। बोलिए, आसान था। जितने हाइड्रोजन है उतने फ्लोरीन बाहर निकाल दो और XeOF2 आप अलग निकाल दो। आप XeF6 का भी करवा सकते हो, ये लो जी, XeF6 का भी आप H2O से करवाइए जल अपघटन। जितने हाइड्रोजन है उतना फ्लोरीन बाहर निकाल दो और बाकी का जो जोड़ दो। बोलिए क्या बना, प्रोडक्ट बनाया, बिल्कुल। देखो जितने हाइड्रोजन है उतना फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर निकाल दो। कितने हैं, 2 हैं तो भाई 2 बाहर निकाल दो, बच गए कितने, 4। तो जीनोन को, ऑक्सीजन को और जितने भी फ्लोरीन बचे हैं सबको जोड़ दो तो कंपाउंड प्राप्त होगा क्या, XeF2 XeF4। एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, आप लोगों के साथ में ना ट्रिकी खेला जा रहा है। पहले तो आपको बोल दिया कि भाई उत्कृष्ट गैसों के यौगिक नहीं बनते हैं, पर ये बना करके बनाए जा रहे हैं यौगिक, है ना। तो ट्रिकी आप लोगों के साथ में गेम खेला गया है ताकि ना बच्चे बेचारे परेशान हो जाए। पर परेशान होने की क्या जरूरत है, अपने को तो आ गए ना बनाने। 1 गिलास पानी पिलाओ और ऐसा ऐसा बनाओ, 1 गिलास पानी बड़े वाले को पिलाओ और ऐसा ऐसा बनाओ। ये लो जी 2 गिलास पिला दो, ये लो XeF6। अब तो आ गई आप लोगों को रिएक्शन है, ये लो जी 2 मोल पिला दो, देखें क्या बनता है। अभी बना देंगे मेरे सारे बच्चे, बताओ क्या बनेगा। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन पे और फ्लोरीन पे फोकस करना है। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितने फ्लोरीन ले भागेंगे, 4 फ्लोरीन ले भागेंगे, तो क्या बनेगा, 4HF बन जाएगा। बोलो बन गया। अब बचा क्या, 1 जीनोन बचा, 2 ऑक्सीजन बचे और 2 फ्लोरीन बचे। अरे साथ में लिख दो, कोई बात नहीं। CBSE हमारे साथ खेल रही है, हम CBSE के साथ खेल लेंगे। आ गया ना, रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों। करना कुछ भी नहीं है, जितने भी हाइड्रोजन है, चाहे पूर्ण जल अपघटन हो चाहे आंशिक जल अपघटन हो, जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतने हाइड्रोजन फ्लोराइड निकाल दो, जो बचा उसको जोड़ जाड़ के लिख दो, बस रिएक्शन खत्म। आ गया, आएगा क्यों नहीं। अच्छे बच्चे आप सभी, समझदार बच्चे, मतलब जिसको क्या मेंटल लेवल बढ़िया वाला है, वो वाले बच्चे हो आप, सीख गए, है ना। तो जीनोन के फ्लोराइडों का पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन कुछ इस प्रकार का होता है। अभी मैं पूछूंगी 2 मिनट में, आप जवाब दे दोगे। बताओ XeF6 का रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि XeF6 में भी +6 और O3 में भी +6, दोनों में +6 ऑक्सीकरण अंक है। बस आराम से वीडियो को तसल्ली से, शांति से, जब आप रात में जब टीवी देखते हैं ना, वो मोबाइल वगैरह देख कर सोते हैं ना, उस टाइम आप वीडियो चला करके छोड़ दिया करो। नींद आ जाए बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नींद आ जाती है वीडियो देख करके या पढ़ाई करते करते तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और जब उस पर प्रश्न आता है तो एकदम से आपको वो प्रश्न का उत्तर रिकॉल हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। वहां पर यह नहीं कि दिन भर ही बस किताब उठाई और सो गए कि मैडम सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ऐसे मत करना, ठीक है। तो जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन पर चर्चा हुई है। तो मेरे नौनिहालों, आप लोगों ने आज की स्लाइड में जीनोन के बारे में, उनके यौगिकों के बारे में, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेकर के उत्कृष्ट गैसें जो है अक्रिय गैसें होती है, उनके कोई यौगिक नहीं मिलते हैं और बाद में आपने खुद अपने हाथों से उन यौगिकों को बनाया भी है ना। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं बनाया तो क्या हुआ, थ्योरेटिकली तो बनाया है। तो यहाँ पे हमने जीनोन के फ्लोराइड्स के बारे में, जीनोन से प्राप्त होने वाले ऑक्सोफ्लोराइड्स के बारे में और भी कई चीजों के बारे में, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वगैरह के बारे में, सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो आज इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो मैं समाप्त करती हूँ। आई एम श्रुति मालवीय एंड
यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू मेरे को सुनने के लिए और टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।